नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 44 करने वाले हैं और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देखना। क्योंकि आप तैयारी कितनी भी करो, लेकिन आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आपकी तैयारी अधूरी रहती है। क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक अभी और पढ़ने हैं, किस टॉपिक को आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सुरेश तथा नरेश की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में करता है तो नरेश उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है। और जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैंने बेसिक करवाया हुआ है हर एक टॉपिक का, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है। तो सुरेश अकेले उस काम को 36 दिन में कर लेता है। 36 को यहाँ लिख लो। सुरेश जो एफिशिएंसी है उसकी, जो उसकी कार्यक्षमता का अनुपात है, उसे ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो जिसका हमने फाइंड करना है, जो कि है नरेश। तो बस इसे काटो यहाँ से, ये आ जाएगा 12। तो 12 दूने 24। तो 24 दिन में जो नरेश है वो उस कार्य को खत्म कर देगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से चले और दी गई दूरी को 40 मिनट में तय करता है, लेकिन वो किस चाल से चले कि यात्रा 30 मिनट में पूरी हो जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को हम एक सीक्वेंस से करें। बेसिक ज़रूरी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी हमें पढ़नी ज़रूरी है। जिसको बेसिक पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन पर जाओ, जो भी टॉपिक करवाए हुए हैं बेसिक से करवाए हैं वो पढ़ लीजिए। और मॉक टेस्ट में अधिकतर मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है इन टॉपिक्स की। इसमें क्या होगा, अब देखो 45 किलोमीटर की चाल उसकी पहले थी, तो वो कितनी देर में पहुंचा, वो पहुंचा 40 मिनट में, लेकिन उसे पहुंचना है अब 30 मिनट में। तो बस इसे काटो, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 चौके 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसे रखनी होगी, जिससे कि वो 30 मिनट में दी गई यात्रा को या फिर दी गई दूरी को पूरा कर लेगा। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि तो अब ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। मैंने जानबूझकर इसमें ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अगर ऑप्शन दे देता तो आपको पता लग जाता। अब ये संख्या इस तरफ को घट रही है ना, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस ओर को करो या फिर यहाँ को करो। हमने बस यहाँ की संख्या बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। हमने ये चीज़ बताना है कि शुरू में कौन सा नंबर आएगा। तो अब देखो, जब हम इस ओर से करेंगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने 1 से 6 बनना है। तो कैसे हो सकता है, अगर हम +5 करते हैं, 6 से 30 बनेंगे, तो जब हम गुणा 5 करेंगे तो हम 30 बन जाएंगे। 30 से जब 35, तो +5 करेंगे। उसी प्रकार से जब गुणा 5 करेंगे 35 को, तो ये हो जाएगा 175। तो अब यहाँ पर +5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 180। तो 180 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन को करने के आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कर सकते हो। एक तरीका तो ये था, नंबर सीरीज के हज़ारों तरीके निकल सकते हैं। अब आप इस ओर को भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर आप देखोगे, इसका हम करते हैं 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 35 को, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 35 आ गया। फिर हम 35 में -5 करेंगे, 30 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट की। अब ये काफ़ी खास क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन खास है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 8 दोस्त है, ABCDH एक गोलाकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे के समान बैठे हैं। 8 लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। उनमें से कुछ केंद्र का सामना कर रहे हैं, जबकि कुछ केंद्र की बाहर ओर देख रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ है कि B A के दाएं तीसरे स्थान पर है। बच्चे क्या गलती करेंगे, 8 लोग बैठा लिए, बी को यहाँ बैठा लिया, इसे सेंटर मान लिया, बस गलत हो चुका क्वेश्चन आपका। गलत कैसे हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ माननी है आपने। अब जैसे ये यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ माननी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी आप 8 व्यक्ति बैठा लो। अब कुछ देख रहे हैं सेंटर की ओर, कुछ देख रहे हैं सेंटर से बाहर की ओर। अब हमें नहीं पता कौन सेंटर की ओर, कौन सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है। अब यहाँ कहा गया है कि बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। मान लो बी देख रहा है सेंटर की ओर, है ना, सेंटर की ओर बी देख रहा है, तो इसके बायां तीसरा हो जाएगा इस ओर को। बायां तीसरे स्थान पर कौन है, बाएं तीसरे स्थान पर है ए बी के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ए जो है वो बी के, बी है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर, यहाँ ए आना था, तो यहाँ पर बाएं तीसरा मतलब बी यहाँ आ जाएगा। अब मान लो ए अगर सेंटर के बाहर की ओर देखता तो बायां अब इस ओर को होगा, है ना। ये गलती बच्चे कर देते हैं, वो इस पॉसिबिलिटीज़ को नहीं लेते, तो यहाँ पर बी हमारा यहाँ आ जाएगा। देखो, पॉसिबिलिटीज़ लेने में ना फ़ायदा है आपका, देखो फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो आप पॉसिबिलिटी कर रहे हो वही ठीक हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आप पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हो, मान लो आप इस पॉसिबिलिटीज़ के सहारे चल रहे हो, सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी के, तो ये गलत भी तो हो सकती है।
तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक प्लस पॉइंट आपके पास रहता है कि अगर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो हम बिना शुरुआत से क्वेश्चन को किए हम इस पॉसिबिलिटी से भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको वैसे देखा जाए तो फ़ायदा ही रहता है पॉसिबिलिटी का। अब आगे कहा गया है बी और एच के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 व्यक्ति रहेंगे, चाहे यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो, 3 व्यक्ति कहाँ को आएंगे, 1 2 3, तो एच यहाँ पर ही आएगा, एच यहाँ ही आएगा। यहाँ पर कहाँ आएगा एच, तो यहाँ पर 1 2 3, तो एच यहाँ पर ही आएगा। अब आगे कहा गया है ई एच के तत्काल दाएं बैठा है, तो ई है वो एच के तत्काल दाएं बैठा है, एच के दाएं। अब देखो अगर सेंटर की ओर देखता तो दाईं ओर हमारा ये होता, तो यहाँ पर ये देख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर अब ये बैठेगा नहीं, ये इसके दाईं ओर बैठा है। अगर ये सेंटर की ओर, सेंटर के बाहर देखता तो ऐसा होता, अगर सेंटर के ये बाहर देखेगा तो दाईं ओर इस ओर आएगा, है ना। तो यहाँ तो ए बैठा है, इसका मतलब ये देखेगा सेंटर के अंदर की ओर, तो ही दाईं ओर हमारा इस तरफ को होगा, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। वही बात अगर ये सेंटर की ओर देखेगा तो दाईं ओर में यहाँ पर ए है, तो हमें देखना होगा सेंटर के बाहर, तो ही ई यहाँ पर आएगा। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो क्या ई और डी के बीच यहाँ पर हम व्यक्ति बैठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति बैठेगा, यहाँ डी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ए है, इसका मतलब हम ऊपर की ओर बैठाएंगे, यहाँ पर डी आएगा, तो वैसे ही यहाँ पर डी आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे कहा गया है ई के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। जो ई के पड़ोसी है वो विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा का मतलब क्या है, यहाँ पर एक अगर देख रहा है आपका सेंटर की ओर तो दूसरा देखेगा सेंटर के बाहर की ओर, ये होता है विपरीत दिशा का मतलब। इसे इंग्लिश में देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो चलो इसे हम बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब आगे कहा गया है, ये हम कर चुके, ई के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना करे, इसे हम बाद में करते हैं। यहाँ कहा गया है जी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब मान लो डी अगर सेंटर के बाहर देख रहा है तो दायां दूसरा पहला दूसरा, जी यहाँ आ जाएगा। अगर ये सेंटर के अंदर की ओर देख रहा होता तो पहला दूसरा, तो ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ तो ई बैठा है, इसका मतलब डी है जो सेंटर के बाहर की ओर देख रहा है, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी देखते हैं, अगर ये देखेगा सेंटर के बाहर की ओर दाएं दूसरे स्थान पर तो ई है ना, तो ये देखेगा सेंटर के अंदर की ओर, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आगे कहा गया है जी और सी दोनों एक ही दिशा का सामना कर रहे हैं, मतलब जी और सी एक दिशा का सामना करते हैं। एफ एच के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं, एफ के। अब यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड यूज किया गया है। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, जो इमीडिएट नेबर हैं एफ के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात कही गई है कि जो एफ के जो पड़ोसी होंगे, जैसे ये एफ है तो इसका एक पड़ोसी यहाँ देखेगा, इसका एक पड़ोसी नीचे की ओर देखेगा, ऐसे यहाँ पर व्यक्ति बैठाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, और यहाँ कहा गया था जी और सी दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, और जी और सी की हमें दिशा का पता नहीं है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि हो सकता है कोई लाइन हमने छोड़ दी हो। ए बी से दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हमने कर दिया। बी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति है, ये भी हमने कर लिया। ई एच के तत्काल दाएं में बैठा है, ये भी हमने कर लिया। ई के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ चेंज है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है एच बोथ जी एंड सी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज एच, मतलब जी और सी उस ओर देख रहे हैं जहाँ पर एच देख रहा है। तो ये यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग था, तो मतलब जहाँ पर भी एच देख रहा है वहीं पर जी और सी देखेंगे, मतलब जी एच देख रहा है सेंटर की ओर तो जी भी यहाँ आएगा, और सी जहाँ पर आएगा वो भी देखेगा सेंटर की ओर, तो यहाँ पर जी आ रहा है सेंटर की ओर। अब हमसे यहाँ कहा गया था ई केंद्र का सामना करता है, ई देख रहा है सेंटर की ओर, ई हमारा देख रहा है सेंटर की ओर। डी बी के विपरीत दिशा में बैठा है, मतलब जो डी है वो बी के विपरीत दिशा का सामना करता है, डी बी के विपरीत दिशा का सामना करता है। तो डी अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो बी देखेगा आउट ऑफ सेंटर, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखेगा तब सेंटर की ओर। बस ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका। अब यहाँ कहा गया था कि अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बात कही गई थी कि जो भी इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन, जो भी एच के पड़ोसी हैं इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं।
तो यहाँ हम देख सकते हैं एफ के लिए हमारे पास ये दो जगह बच रही है। हो सकता है एफ यहाँ आए, हो सकता है एफ यहाँ आए, लेकिन इसके पड़ोसी के विपरीत दिशा में देख रहे हैं एक दूसरे के, नहीं, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके पड़ोसी ऐसे होंगे, एक सेंटर की ओर देखेगा, एक आउट ऑफ सेंटर देखेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका। तो ये फ़ायदा रहता है पॉसिबिलिटीज़ लेने का। अब ये क्वेश्चन जब गलत हो गया तो हम यहाँ देखेंगे एफ़ यहाँ आ सकता है या फिर एफ़ यहाँ आ सकता है। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो कहाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति देख रहा है, यहाँ हल्की सी करेक्शन की ज़रूरत है, जो जी है वो सेंटर की ओर नहीं देखेगा, जी वहाँ देखता है जहाँ एच देख रहा है, तो एच सेंटर के बाहर देख रहा है तो जी भी यहाँ पर देखेगा। अब देखो एफ़ हमारा यहाँ आएगा या फिर एफ़ यहाँ आएगा, ये दोनों तो एक ही साइड देख रहे हैं, इसका मतलब एफ़ यहाँ नहीं आ सकता, एफ़ यहाँ आएगा, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा, और सी और जी एच के डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं तो ये यहाँ की ओर देखेगा, है ना, और एफ़ देखेगा सेंटर की ओर, क्योंकि यहाँ पर भी कहा गया था कि जो ई के पड़ोसी है, ई के पड़ोसी तत्काल विपरीत दिशा का सामना करेंगे, जो ई के पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तो यहाँ पर देखो तो ये सेंटर की ओर आएगा। तो बस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। अब हमने रीजनिंग और मैथ के काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, पजल के हमने बहुत से क्वेश्चन किए, तकरीबन मैंने आपको 45 से ज़्यादा या फिर 44 से ज़्यादा आपको पजल के क्वेश्चन करवा दिए। अब हम थोड़े दिनों के लिए जीके के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, उसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश की सीरीज शुरू करेंगे, फिर साइंस, फिर करंट अफेयर, क्योंकि हर एक टॉपिक एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पढ़ना होता है, जैसे कि रीजनिंग और मैथ, तो इसे हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो अब नेक्स्ट जो आपकी लगभग जो 10 क्लासें होगी आने वाली, वो जीके पे होगी, फिर आने वाली 10 क्लासें आपकी हिंदी और इंग्लिश पर होगी, फिर आने वाली 10 क्लासें आपकी साइंस पर होगी। इस प्रकार से आपकी क्लासेस रहेगी, और जब 15 दिन बचेंगे आपके एग्जाम को, फिर होंगे फुल मॉक टेस्ट आपके 80 मार्क्स के। तो उम्मीद मैं करूंगा कि आप ये चीज़ बात समझ जाओगे। अब हम जीके की यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसे शेयर ज़रूर करना है, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।